हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग 20 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू। यदि आपने इस 20 एमसीक्यू को तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% है। 2025 एग्जाम में इस 20 वैकल्पिक प्रश्न को आना 100% तय है, क्योंकि ये जितने भी मैंने वैकल्पिक प्रश्न लिया है ये मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार 2024 2023 के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और यहाँ से आपको 20 प्रश्न क्लियर करके जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 20 प्रश्नों को आपने पढ़कर 2025 एग्जाम में चला गए तो आपका यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100% है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब आपको अगला किस सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो कमेंट एक जरूर करना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपको क्या है। पहला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, ठीक है। 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में, ठीक है। तो जो आपका नेपोलियन की पराजय कब हुई थी 1815 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ था, ठीक है। अब इस तरह चलते दूसरे एमसीक्यू पर। दूसरा एमसीक्यू क्या है। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति, ठीक है। तो उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से यह तात्पर्य होता है बाबू कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है बाबू। प्रश्न है कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ऑटोमान आपके बिस्मार्क थे इसका संबंध किस देश था। तो आप जानते हैं कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इटली से नहीं था, न फ्रांस से था, न ब्रिटेन से, किससे था जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑटोमान बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम या हिटलर या मेत्सनी की, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बाबू ऑटोमान बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि वियना की संधि कब हुई थी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। कि वियना की संधि कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वियना की संधि कब हुई थी, ठीक ना। वियना की संधि कब हुई थी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वियना की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो पांचवा का ए या पांचवा का बी या पांचवा का सी या पांचवा का डी इस तरह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं देखूंगा कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेत्सनी, जिसे मेजनी भी कहते हैं, ठीक ना। मोत्सनी को क्या कहते हैं मेजनी भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि किसने एक यंग इटली बनाया, गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो कौन बनाया था वो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेत्सनी था जिसको मेजनी कहते हैं इसी ने क्या किया था गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। कौन था वो मेत्सनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। सातवां प्रश्न है कि नेपोलियन संबंधित था। जो आपका नेपोलियन था एक किससे संबंधित था।
किससे संबंधित था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। ठीक है, तो जो आपका नेपोलियन था बाबू, ये किससे संबंधित था? आपका फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नेपोलियन था ये फ्रांस से संबंधित था। ठीक है, सातवां का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से यह कथन किसका है? निम्न में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला कौन ऑप्शन नंबर मैटरनिक ने कहा था, या काबुल ने कहा था, या बिस्मार्क ने कहा था, या मेत्सनी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसे मैटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको जरूर क्या करना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि मैटरनिक ने ही कहा था ये वाला कथन। ठीक है, आशा करते हैं कि आठवां प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको जरूर याद कर लेना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में? मैं आपको बता दूं कि ये 7 सेट में से कम 4 से 5 सेट में आ चुका है 2024 के पेपर में। ठीक है, तो इसको आपको हल्का में नहीं लेना है, आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789 या 1790 या 1787। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या है कि जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटोमान बिस्मार्क की, या काइजर की, या हिटलर की, या मेत्सनी की। ठीक ना, तो जो जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बाबू? ऑटोमान बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बाबू इसका राइट आंसर है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बाबू? आपके ऑटोमान बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न पर। अब आप लोग 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निरंकुश का तात्पर्य है, निरंकुश का क्या तात्पर्य होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है, या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कि निरंकुश वाद का क्या तात्पर्य है। इन चारों में से राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों में से राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि 11वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 12वां प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? जो 1789 में जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, ठीक है, या प्रजातंत्र, या गणतंत्र। ठीक है, तो 1789 में जो आपका फ्रांस था ये असीमित राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर एक क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार राज्य था? वो असीमित राजतंत्र था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। जूसपे मेसनी का संबंध था। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका जूसपे मेसनी था उसका संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, या जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के एकीकरण से, या फ्रांस में राष्ट्रवाद, सॉरी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस में राष्ट्रवाद से। ठीक है, तो जो आपका मेसनी था इसका संबंध किससे था बाबू? इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण से। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जर्मनी के एकीकरण किससे संबंधित था बाबू? ऑटोमान बिस्मार्क से। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था। ठीक है, तो मेक्सनी का संबंध किससे था बाबू? इटली के एकीकरण से। ठीक है, आशा करते हैं कि 13वां प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा 1804 में
1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जन्म से प्राप्त अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से प्राप्त अधिकार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। 15 प्रश्न क्या है, 15 प्रश्न बाबू कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। 1861 में जो एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। पहला ऑप्शन है इमैनुअल द्वितीय, जूसेफे मैक्सनी, या विलियम प्रथम, या जूसेफे गैरीबाल्डी को। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल द्वितीय को, इमैनुअल द्वितीय इसका जगह राइट आंसर हो जाएगा। यही था जिसने 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया था। किसे, इमैनुअल द्वितीय। ठीक ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसे 1871 में, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि मैं मान लूंगा कि सच में मैं कर रहा, मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना बाबू। देख रहे कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे रहा है। ऑप्शन में फर्स्ट क्या है, काइजर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, या ऑटोमान बिस्मार्क। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 16 का ए, या 16 का बी, या 16 का सी, या 16 का डी, आपको इस तरह बताना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 17वें प्रश्न पर। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। ये तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक आ चुका है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। माउंट बेटन ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड डार्विन ने, या जनरल डायर ने। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने, ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवाया था। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, अब वो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि चौरी चौरा कांड, चौरा चौरी, ठीक है, क्या है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1925 में। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना, जो आपका जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, या 13 अप्रैल 1919 को, या 25 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 19 तक प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न 20वें प्रश्न पर। अब आप लोग 20वां प्रश्न रहेगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ये तो आपके जुबान पर रटा होगा कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, या अबंदी, क्या लिखा है जी, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, या अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, चट्टोपाध्याय लिखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया बाबू, आपको 20 मोस्ट वांटेड बहुभिकल्प प्रश्नों को कवर करा दिया है। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको बस यही 20 बहुविकल्प तैयार करके चले जाना है, यहाँ से आपका 20 से 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के साथ।